जय हिंद विद्यार्थी, आप सब कैसे हैं। तो आइए हम लोग 2016 का जो सबसे पहले मोस्ट VVI क्वेश्चन है उसको हम लोग करवाते हैं, क्योंकि हम जो करवाएंगे अपने अनुसार क्वेश्चन देखिए सारा हम करवाएंगे, सारा वीडियो जाएगा आज ही। लेकिन सबसे पहले हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को पहले ले रहे हैं, और जो एग्जाम में बहुत कम पूछा जाता है उसको हम लोग बाद में लेके चलेंगे। तो आप लोग सब वीडियो को देखें, सब क्वेश्चन को देखें। लेकिन हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अगर इस वीडियो पे ज़्यादा नहीं, अगर आप 50 लाइक देते हैं, कितना लाइक, 50 लाइक देते हैं, तो हम फिजिक्स का 1 से 2 दिन के अंदर 12 साल का PYQ MCQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन MCQ अर्थात 1 नंबर वाला करवाएंगे, और उम्मीद करेंगे कि इसमें से आपका सारा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आएगा। तो इसीलिए इस वीडियो पे ज़्यादा नहीं, हमको 50 लाइक चाहिए। आप 50 लाइक जल्द से जल्द कर दें इस वीडियो पे, हम आपके लिए क्वेश्चन लेके आएंगे। तो देखिए इस 2016 में सबसे पहला क्वेश्चन हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाला करवा रहे हैं, सारा क्वेश्चन करवाएंगे। देखिए सवाल है कि चुंबकीय फ्लक्स को परिभाषित करें। चुंबकीय फ्लक्स को परिभाषित करें, चुंबकीय फ्लक्स को परिभाषित करें एवं इसका SI मात्रक को लिखें, एवं इसका SI मात्रक को लिखें। बड़ा आसान है। देखिए अगर आप विद्युत फ्लक्स पढ़े हैं तो सिमिलर चुंबकीय फ्लक्स का परिभाषा होता है। इसका परिभाषा आप क्या देंगे, ध्यान से सुनिएगा। चुंबकीय फ्लक्स का परिभाषा देते हैं, जैसे आप लोग विद्युत फ्लक्स पढ़े होंगे तो सभी लोग कमेंट में लिखिए विद्युत फ्लक्स क्या है। किसी सतह के लंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या विद्युत फ्लक्स कहलाता है। तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या नहीं बोलेंगे, यहाँ पे बोलेंगे चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या। बाकी सारा परिभाषा वही हो रहेगा। जैसे ये मान लीजिए ये आपका बोर्ड है, इस सतह के लंबवत आएगा चुंबकीय क्षेत्र रेखा, और जितना रेखा इस सतह के लंबवत गुजरेगा वही रेखा की संख्या क्या कहलाएगा, चुंबकीय फ्लक्स। देखिए बड़ा आसान है, इसको लिखेंगे कि किसी सतह के लंबवत, सतह में आपका क्षेत्रफल का बात हो रहा है, किसी सतह के लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या, रेखाओं की संख्या, या फिर कभी कभी लिखा जाता है चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या। तो जो आपको याद रहे वो लिखिए, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहा जाता है। चुंबकीय फ्लक्स कहा जाता है। जैसे अगर आप लोग विद्युत फ्लक्स पढ़े होंगे तो वहां पे आपको पढ़ाया गया कि फाई ई बराबर होता है EA कोस थीटा, और आपको पता है कि जहां पे कोस थीटा आता है वहां पे कैसा प्रोडक्ट होता है, डॉट प्रोडक्ट। कैसा प्रोडक्ट भाई, डॉट प्रोडक्ट। तो यहां पे
विद्युत फ्लक्स ना है, यहाँ पे चुंबकीय फ्लक्स, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, जहाँ ई लिखते थे वहाँ बी लिखेंगे, क्योंकि बी हमारा जो होता है वो चुंबकीय क्षेत्र होता है। बाकी बात ई के जगह पे यहाँ बी लिखेंगे, ए ही रहेगा और कोस थीटा ही रहेगा। और आप याद रखिएगा, अगर आप इसका एसआई मात्रक निकालेंगे तो बड़ा आसान से निकल जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक, इसका 2 मात्रक होता है। आप लोग कमेंट में बताएं, हम आपको एक मात्रक बताए हुए हैं, दूसरा मात्रक हम आपके सामने लिख रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि मात्रक का स्पेशल एक वीडियो बनाया जाए तो आप जरूर लिखें नीचे में हाँ कि मात्रक का वीडियो बनाया जाए। तो देखिए, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक निकालेंगे तो फाई बी बराबर, अभी आपने क्या पढ़ा, बी ए कोस थीटा। और चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है। एक और मात्रक होता है, आप कमेंट में बताएं क्या आपको मात्रक का वीडियो चाहिए, स्पेशल आपके लिए मात्रक का वीडियो लेके आएंगे। सारा पूरा फिजिक्स में जितना भी मात्रक है सब का एक बार में याद करवा देंगे। आप केवल तो कमेंट में लिखें। और क्षेत्रफल का मात्रक होता है भाई मीटर स्क्वायर, और कोस थीटा एक संख्या को रिप्रेजेंट करेगा, इसलिए संख्या का कोई मात्रक नहीं होता। मीटर से मीटर स्क्वायर खत्म, बताइए क्या बचा, वेबर। तो आप याद रखिएगा चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है भाई, वेबर। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न का आंसर आपको समझ में आया होगा। जय हिंद। आप सभी का दिल की गहराइयों से स्वागत है, अभिनंदन है। तो कैसे आप लोग, अच्छे हैं, पढ़ाई लिखाई हो रही है? अगर हो रही है तो 2016 का नेक्स्ट प्रश्न में आप सभी से मिलते हैं। और ये नियम जो है, अगर आगे जाके आप इंजीनियरिंग कीजिएगा तो बहुत फ़ायदा ही करेगा। देखिए, इस नियम को इसलिए लाया गया क्योंकि बड़े बड़े सर्किट में क्या होता है ना, वोल्टेज निकालना, धारा निकालना पॉसिबल नहीं होता ओम के नियम से। कॉम्प्लेक्स सर्किट अर्थात जटिल सर्किट में कैलकुलेशन करना बहुत ही कठिन हो जाता है। तो इसीलिए इस चीज़ को लाया गया किरचॉफ के द्वारा। किरचॉफ एक वैज्ञानिक का नाम है। उन्होंने किसी भी सर्किट को सॉल्व करने के लिए एक नियम बनाया जिसे हम लोग किरचॉफ का नियम के नाम से जानते हैं। तो इसमें देखिए, आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि आपके इंटर में इसे ज़्यादा हाई लेवल तक नहीं लिया गया है, क्योंकि इसमें केवल आपको पढ़ा दिया गया नियम, केवल पढ़ा दिया गया है नियम, और ज़्यादा हाई लेवल तक नहीं लेके गया है। अगर आप इसे हाई लेवल को देखना चाहते हैं तो आप आगे जाके इंजीनियरिंग जिसको करना है वहाँ पे इसका यूज ज़्यादा होता है। तो आइए देर ना करते हुए चीज़ को समझते हैं कि किरचॉफ का नियम क्या है। देखिए, हम अपने लैंग्वेज में समझाते हैं। किरचॉफ भाई साहब 2 नियम दिए और हम लोग पहले नियम को समझने वाले हैं। पहला नियम क्या है, बड़ा आसान है, सुनिए ध्यान से। आप लोग जंक्शन का नाम सुने होंगे। जंक्शन, सभी लोग ट्रेन पे चढ़े हैं, सभी लोग जंक्शन को देखे हैं जहां पे हमारा ट्रेन अधिकांश रुकती है। तो उसी प्रकार से आप समझिए, यहां पे ट्रेन नहीं रुकेगी, यहां पे हम लोग धारा का बात करेंगे। प्रथम नियम में किसका बात करेंगे, धारा का। हम अपने भाषा में समझाते हैं कि अगर कोई संधि पे करंट आ रही है, कोई संधि पे करंट आ रही है, या कोई संधि से करंट जा रही है, क्योंकि जंक्शन का हिंदी होता है, जंक्शन का हिंदी होता है संधि। क्या होता है, संधि। तो सिंपल आप याद रखिएगा, आने वाली धारा, आने वाली धारा और जाने वाली धारा
आपस में क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि जितना करंट आएगा उतना ही जाएगा। किसी संधि पर नेट धारा देखा जाए तो नेट धारा शून्य होगा, क्योंकि संधि पे करंट रुकेगा नहीं, जितना आएगा उतना जाएगा। तो आप याद रखिएगा, किसी संधि पर, किसी जंक्शन पे सभी धाराओं का योग 0 होता है। या फिर आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, आने वाली धारा बराबर होगी जाने वाली की, आने वाली धारा बराबर होगी जाने वाली की। जैसे मान लिया जाए ये करंट, ये करंट, ये करंट, ये तार है, ये करंट देखिए आ रहा है, इसको हम लोग मान लेते हैं I1, इसको हम लोग मान लेते हैं I2, इसको हम लोग मान लेते हैं I3, इसको हम लोग मान लेते हैं I4, इसको हम लोग मान लेते हैं I5 और इसको हम लोग मान लेते हैं I6। कुछ नहीं करना है, आने वाली धारा का योग बराबर होगी जाने वाले की धारा की, आने वाली धारा बराबर होगी जाने वाली धारा की, अर्थात जितनी धारा आ रही है उतनी धारा जा रही है। इसीलिए इसको आप लिख सकते हैं समेशन आई इनकमिंग, अर्थात आने वाली धाराओं का योग बराबर होगी जाने वाली धाराओं का योग। तो ध्यान से देखिए, आने वाली धारा कौन कौन है, एक है I1, और कौन है I2, और कौन है I6, और जा रही है कौन कौन I5, I4, I3। कौन कौन जा रही है, I4, I5 और I3। अगर सारा करंट को आप इधर ले आइएगा तो लिखा जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I6, ये प्लस में इधर आएगा, किस में हो जाएगा, माइनस में, I4 माइनस I5 माइनस I3 बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो ज़्यादा कुछ इसमें आपको याद नहीं करना है, सिंपल आपको याद करना है कि आने वाली धारा बराबर होगी जाने वाले की, अर्थात समेशन इनकमिंग बराबर समेशन आउटगोइंग, अर्थात किसी संधि पर सभी धाराओं का योग कितना होगा, 0 होगा। और यहाँ से कभी कभी ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है, जैसे ऑब्जेक्टिव आपको इस प्रकार से पूछ देगा, हम आपको बता देना चाहते हैं, ध्यान से सीखिए। कुछ करंट आ रही है तो कुछ जा रही है, कुछ करंट आ रही है तो कुछ जा रही है। मान लेते हैं ये I1 है, ये I2 है, ये I3 है, ये I4 है। मान लेते आपको I1 का मान दे देगा 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, पूछ देगा I4 का मान बताइए। एकदम आसान है, कुछ नहीं करना। आने वाली धारा कौन कौन आ रही है, एक आ रही है देखिए I1, इस संधि पे देखिए कौन कौन करंट आ रही है, एक आ रहा है I1 और एक आ रही है I2, और कौन आ रही है, एक आ रही है I4। बराबर होगा जाने वाली धाराओं का, तो एक केवल यही जा रही है, कौन जा रहा है, I3। तो बताइए I1 का मान कितना लिखा, 2 एम्पियर, I2 का मान कितना लिखा, 3 एम्पियर, I4 आपको निकालना है, और I3 का मान कितना दिया हुआ भाई, 4 एम्पियर। तो बताइए I4 कितना हो जाएगा, 4 माइनस 5 अर्थात 1 एम्पियर, माइनस 1 एम्पियर। तो सिंपल है, ऐसे प्रश्न ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा भी जाता है। तो आपको याद रखना है कि किसी संधि पर सभी धाराओं का योग 0 होता है, ये प्रथम नियम खत्म। इससे भी आसान याद करना है तो याद रखिएगा, आने वाली धारा बराबर होती है जाने वाली की, आने वाली धारा बराबर होती है जाने वाली की, आने वाली धारा बराबर होती है जाने वाली की, अर्थात जितना आएगा उतना तो जाएगा। तो आप इस चीज को याद रखिएगा, समेशन इनकमिंग बराबर समेशन आउटगोइंग। और ऑब्जेक्टिव कैसे आता है हम आपको ये भी बता दिए। और भाई
यहां से एक ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है। क्या पूछेगा कि किरचॉफ का प्रथम नियम किस पर आधारित है। सभी लोग कमेंट में जरूर लिखेंगे कि किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है। सभी लोग बोलिए, सभी लोग बोलिए। अगर आप बेड पे बैठे हैं तो वहीं से बोलिए, रूम में गूंजेगा। किरचॉफ का प्रथम नियम किस पर आधारित है? आवेश संरक्षण के नियम पे। किरचॉफ का प्रथम नियम किस पर आधारित है? आवेश संरक्षण के नियम पर। अब आइए आपको हम किरचॉफ का द्वितीय नियम को समझाते हैं, और द्वितीय नियम भी आसान है, कुछ नहीं है, आसान है भाई। चलिए, बड़ा आसान है किरचॉफ का द्वितीय नियम। देखिए ध्यान से सभी प्यारे प्यारे दोस्त, प्यारे प्यारे मित्र। जैसे अगर आप कोई भी कंपनी का बैटरी खरीदते हैं, कोई भी कंपनी का बैटरी खरीदते हैं, तो उसमें लिखा होता है कि 250 वोल्ट का है, ये 240 का है, ये 260 का है। हम इसलिए इस पॉइंट को हम बोल रहे हैं क्योंकि आपको एक पॉइंट हम पढ़ाए हैं। अगर आप ऑफलाइन सेंटर में पढ़े हैं तो आपको एक पॉइंट पढ़ाया गया, विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल एक पॉइंट पढ़ाया गया होगा, टर्मिनल वोल्टता। एक पॉइंट पढ़ाया गया होगा, आंतरिक प्रतिरोध। आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध। सिंपल समझिए, हम आपको बताना चाहते हैं कि जैसे ये हम बाजार से 40 वोल्ट का बैटरी खरीदे हैं। कितना वोल्ट का? 40 वोल्ट का। और ये हमारा बल्ब है। तो आप ये बताइए, जब 40 वोल्ट का बैटरी इस बल्ब से लगाते हैं तो इसका सारा एनर्जी कहाँ इन्वेस्ट होता है? इस बल्ब पे इन्वेस्ट होगा, क्योंकि एक ही बल्ब है, सारा एनर्जी यही वेस्ट हो जाएगा। लेकिन जब आप इसे वोल्ट मीटर से मापेंगे, वोल्ट मीटर क्या मापता है भाई? विभवांतर। और विभवांतर हमारा दिया हुआ कितना? 40। लेकिन जब आप इसे यूज करेंगे तो कंफर्म है कि 40 का 40 नहीं बताएगा, हो सकता है 35 भी बताए, हो सकता है 38 भी बताए, लेकिन आपको 40 का 40 नहीं बताएगा। तो क्यों है? हम इस चीज को बताए हैं कि जब आप बैटरी को खरीदते हैं, तो जिस समय आप बैटरी को खरीदते हैं, अर्थात आप बैटरी को यूज नहीं करते हैं, अर्थात उसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं करवाते हैं, तो दोनों टर्मिनल के मध्य विभवांतर को विद्युत वाहक बल के नाम से जाना जाता है। लेकिन जब बैटरी आप यूज करते हैं तो दोनों टर्मिनल के मध्य विभवांतर को टर्मिनल वोल्टता के नाम से जानते हैं। और लेकिन हम 40 का लगाए हैं, लेकिन हमको मिल रहा है कितना? 38। तो इसको रोकने वाला कौन है भैया? आंतरिक प्रतिरोध। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, हम आपको समझाना चाहते हैं, समझिए ध्यान से। जैसे मान लेते हैं कि दो बल्ब है, एक बल्ब ये है। अरे बल्ब तो एक प्रकार का प्रतिरोध है ना भैया। क्या है भाई? प्रतिरोध। इसका वोल्टेज हम लोग भी मान लिए, इसमें करंट है I, तो इसमें भी करंट I होगा, क्योंकि करंट किधर से किधर जाता है भाई? प्लस से माइनस। लेकिन इसका वोल्टेज V1 होगा, इसका वोल्टेज कितना होगा? V2। क्यों? क्योंकि ये दो जगह बट रहा है। तो आप ये बताइए कि हमारा टोटल वोल्टेज कहाँ पे खपत हो रहा है? इस बल्ब और इस बल्ब पे, V1 और V2 के पास। और आप लोग एक फॉर्मूला भी पढ़े होंगे, V बराबर क्या होता है? I इंटू R। तो बताइए, अगर इसका प्रतिरोध R1 मान लेते हैं, इसका प्रतिरोध R2 मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? I इंटू R1, और इसका क्या हो जाएगा? I इंटू R2। अर्थात सारा एनर्जी कहाँ पे इन्वेस्ट हो रहा है? इस दोनों बल्ब के पास। तो कुछ नहीं है, इस लैंग्वेज को समझिए और आप याद कर लीजिए। क्या बोल रहा? किसी बंद विद्युत परिपथ के प्रत्येक भाग में, किसी बंद विद्युत परिपथ, ये हमारा बंद परिपथ है, के प्रत्येक भाग में प्रवाहित होने वाली धारा, प्रत्येक भाग एक इसमें हो रहा है, एक इसमें हो रहा है, प्रवाहित होने वाली धारा तथा उसके प्रतिरोध के गुणनफल के बीजीय गणितीय योग के क्या होता है भाई? बराबर।
अर्थात ये जो विद्युत वाहक बल होता है ये सारा एनर्जी कहां इन्वेस्ट करेगा, इन दोनों के ऊपर। इसलिए बोल रहा है कि इनका जो एनर्जी है, इनका जो वोल्टेज है, इन दोनों के वोल्टेज के योग के बराबर है। ये किनका कहना है भाई, किरचॉफ का। बस सिंपल है, आप इस चीज को याद रखें। और एक चीज और मैं बताना चाहता हूं, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, आप इसे ध्यानपूर्वक नोट कर लें, इसे छोड़े नहीं। पूछेगा किरचॉफ का द्वितीय नियम किस पर आधारित है, तो आप सभी लोग जवाब देंगे ऊर्जा के संरक्षण के नियम पर। ऊर्जा के संरक्षण के नियम पर आधारित है किरचॉफ का द्वितीय नियम। फिर से एक बार याद कीजिए, किरचॉफ का प्रथम नियम क्या है, आने वाली धारा बराबर होती है जाने वाली की। किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या है, विद्युत वाहक बल बराबर होगा सभी भाग में बहने वाली धारा तथा उनके प्रतिरोध के गुणनफल के बराबर होगा। और किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा के संरक्षण के नियम पर आधारित है। क्या आपको समझ में आया? तो आप ऐसे प्रश्नों को आसानी से आंसर दे सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न का आंसर आपको समझ में आया होगा। अगर आया होगा तो आप वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। जय हिंद, नमस्कार। जय हिंद विद्यार्थी। आइए हम लोग 2016 का नेक्स्ट प्रश्न में मिलते हैं। और ये प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जाता है एग्जाम के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न माना जाता है। और आप लोग उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन को जानते भी होंगे, लेकिन एक बार फिर से याद दिला देते हैं। क्वेश्चन है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है, इसके लिए 2 शर्त को लिखें। इसको इंग्लिश में बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। व्हाट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन? और इससे होने वाली 2 शर्तें को लिखें। थोड़ा याद दिला देते हैं। और आप लोग ये भी पढ़े होंगे कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन तभी हो सकता है जब प्रकाश का किरण सघन माध्यम से कहाँ जाएगा, विरल माध्यम में। जैसे मान लिया जाए ये हमारा विरल माध्यम है और ये हमारा सघन माध्यम है और ये पृथक्कारी पृष्ठ है। और आपको पता है कि अगर कोई प्रकाश सघन से विरल जाता है तो अभिलंब से दूर मुड़ती है। अगर विरल से सघन में आती तो अभिलंब की ओर मुड़ती है। तो आप ये बताइए कि अगर कोई लाइट सघन से विरल में जा रही है, ये सघन है, सघन से कहाँ जा रही है, विरल में, तो आपको पता है कि लाइट हमेशा किधर मुड़ेगा, अभिलंब से दूर। किधर मुड़ेगा भाई, अभिलंब से दूर। तो आप लोग अभिलंब से दूर मोड़े। इस एंगल को और थोड़ा बढ़ा दें तो आप ये बताइए और इधर मुड़ेगा। इस एंगल को और थोड़ा इधर बढ़ा दें तो ये और नीचे मुड़ेगा, क्योंकि जैसे सघन से विरल जाएगा अभिलंब से दूर होते जाएगा। आपतन कोण बढ़ाते जाइए बढ़ाते जाइए बढ़ाते जाइए, एक समय ऐसा आएगा कि ये आपतित किरण इस पृथक्कारी पृष्ठ पे आ जाएगी। क्योंकि जब आप इस एंगल को बढ़ाते जाइए तो ये झुकते जाएगा झुकते जाएगा झुकते जाएगा। तो एक समय ऐसा आएगा कि आपतन कोण का वैसा कोण जिसमें ये अपवर्तित किरण पृथक्कारी पृष्ठ पे चली जाएगी। तो ऐसे कोण को आप लोग पढ़े होंगे कि क्रांतिक कोण बोलते हैं। आपतन कोण का वैसा कोण जिसमें अपवर्तन कोण कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री। लेकिन अब थोड़ा सा और सोचिए कि क्रांतिक कोण को और बढ़ा दें तो कन्फर्म है कि ये लाइट इधर वापस आएगी। तो अर्थात जिस माध्यम में गया उसी माध्यम में वापस लौट गया। यही तो है भाई पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्योंकि परावर्तन हो रहा है, ये 100 का 100% परावर्तन होगा। तो अब इसको शर्त भी याद हो गया होगा। पहला शर्त कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के लिए लाइट सघन से कहाँ जाना चाहिए, विरल जाना चाहिए। और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। बस वही लिखा हुआ है। और परिभाषा तो आप देख सकते हैं कि इस किरण को बढ़ाएंगे एक समय ऐसा आएगा, इस एंगल को बढ़ाएंगे एक समय ऐसा आएगा कि ये आपतित किरण का जो हमारा
रिफ्लेक्शन होगा वो इधर ही हो जाएगा, रिफ्रैक्शन इधर ही हो जाएगा, ये दूसरे माध्यम में नहीं जाएगा। तो वही बोल रहा है यदि आपतन कोण को और बढ़ाया जाए, तो दूसरी और पारदर्शक माध्यम की उपस्थिति में भी किरणें उस माध्यम में अपवर्तित नहीं होती, अर्थात यहाँ पे नहीं जाती है, बल्कि पूर्ण रूप से यही माध्यम में अर्थात सघन में ही लौट जाती है। और यही घटना क्या कहलाता है? पूर्णांतरिक परावर्तन। और आपको पता है पूर्णांतरिक परावर्तन के लिए 2 शर्त होना चाहिए। पहला, लाइट बताओ सघन माध्यम से कहाँ जाना चाहिए? विरल माध्यम में। दूसरा, आपतन कोण का मान क्रांति कोण से अधिक होना चाहिए, जो अभी जस्ट आपको बता है। तो आप लिख लें इसे। उम्मीद करते हैं ये प्रश्न का आंसर आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न में। जय हिंद। जय हिंद विद्यार्थी। आइए हम लोग 2016 का नेक्स्ट प्रश्न मिलते हैं। और ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, जो कि हम आपको ऑफलाइन सेंटर में भी बताए भी होंगे। अगर याद नहीं है तो कोई बात नहीं, ऐसे क्वेश्चन का एक ट्रिक हम आपको बताए थे, याद कीजिए। तार को खींचा जाए या सिकोड़ा जाए तो उस समय तार का जो न्यू प्रतिरोध होगा वो क्या होगा? n² तार का ओल्ड प्रतिरोध के गुना के बराबर होगा। ये ट्रिक है। बताइए कितना लंबाई खींचा गया? 2, तो n का मान कितना रखेंगे? 2 का स्क्वायर। तार का पहले का प्रतिरोध कितना है? 16। तो बताइए 2 दूना 4, 16 चौक कितना होगा? 64 ओम। ये हमारा ट्रिक है। अगर ऑब्जेक्टिव में आएगा तो आराम से इस ट्रिक से आप बना सकते हैं, लेकिन आपको ट्रिक से नहीं बनाना, आपको हल करके दिखाना, क्योंकि ये क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा गया है। तो सबसे पहले एक तार लेंगे। क्या बोल रहा है? एक 16 ओम प्रतिरोध वाले तार को खींचकर उसकी लंबाई दुगनी कर दी जाए तो नए तार का प्रतिरोध बताएं। सिंपल। सबसे पहले हम लोग एक तार लेंगे। ये हमारा एक तार है, ये इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अर्थात एरिया ए है। इसका जो प्रतिरोध है वो कितना है? 16 ओम। प्रतिरोध कितना भाई? 16 ओम। इस तार का जो प्रतिरोध है वो है आपका 16 ओम। मान लेते हैं इसका लंबाई है L। क्या है भाई? L। अब देखो इसको क्या कर दिया गया? खींच कर दुगना कर दिया गया। खींच दीजिए, तो खींचिएगा तो बताओ तार पतला हो जाएगा। तार क्या हो जाएगा भाई? पतला। तो अब इसका एरिया क्या हो जाएगा? पहले से घट जाएगा। तो इसका एरिया A' मान लीजिए। लंबाई पहले से दुगना हो जाएगा, तो इसको 2L मान लीजिए। और आपको नया तार का जो प्रतिरोध है यही तो निकालना है। लेकिन आपको एक चीज़ बता देना चाहते हैं कि इसका आयतन कभी परिवर्तन नहीं होगा, चाहे आप लंबाई को बढ़ा दीजिए या फिर घटा दीजिए, जो प्रारंभिक आयतन है वही आपका अंतिम आयतन रहेगा। इस चीज़ को आप हमेशा याद रखिएगा, जो प्रारंभिक आयतन है वही अंतिम आयतन रहेगा। तो आप ये बताइए, अगर इस तार का प्रतिरोध देखना चाहते हैं तो R बराबर क्या होता है? रो इंटू एल बाई ए। R का मान 16 और रो कभी बदलता नहीं है। L तो इसका L ही है और A तो इसका A ही है। अगर आप इसका देखिएगा तो R बराबर क्या होता है भाई? रो इंटू एल बाई ए। रो इंटू एल बाई ए। लेकिन उससे पहले चलिए एक बार निकाल लेते हैं। R के जगह पे R', रो L के जगह पे हो जाएगा 2L और एरिया को हम लोग क्या माने? A'। लेकिन हम आपको एक चीज़ बताए थे कि चाहे तार को आप कितना भी खींच दीजिए या फिर कितना भी सिकोड़ दीजिए, इसके आयतन में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ लिखेंगे चूँकि प्रारंभिक आयतन, इसको आप समीकरण 1 भी मान सकते हैं, इसको आप समीकरण 2 भी मान सकते हैं। प्रारंभिक आयतन बराबर होगा अंतिम आयतन का। प्रारंभिक आयतन बराबर होगा अंतिम आयतन का। तो प्रारंभिक आयतन, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई गुना h। लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, L गुना B गुना h। तो बताओ, आप पढ़े होंगे कि L गुना B अर्थात लंबाई गुना चौड़ाई को आप एरिया भी लिख सकते हैं, और बचा क्या? ऊंचाई। तो यहाँ पे अगर आप इसको खड़ा कर देंगे तो यही L ऊंचाई का काम करेगा। अगर आप इसको खड़ा कर दीजिएगा तो यही लंबाई किसका काम करेगा भाई? ऊंचाई का। तो आप क्या सीखे कि आयतन का फॉर्मूला A इंटू क्या हो जाएगा? ऊंचाई। तो ऊंचाई का काम यहाँ पे क्या कर रहा है?
L, और यहाँ पे क्षेत्रफल का काम क्या कर रहा है, A डैश इंटू लंबाई का काम क्या कर रहा है, अर्थात ऊंचाई का काम क्या कर रहा है, 2L। कोई दिक्कत? अगर आप यहाँ से A डैश का मान निकालना चाहेंगे तो बताओ क्या निकलेगा। A डैश का मान निकलेगा A इंटू L, A इंटू L, A इंटू L बटे क्या हो जाएगा 2L। L से L क्या हुआ, खत्म। तो बताओ A डैश का मान कितना निकला भाई, A/2। क्या आपको इतना समझ में आया या नहीं? अब क्या करेंगे, इस वाले मान को समीकरण 2 में रखेंगे। लिखेंगे समीकरण 2 में A डैश का मान रखने पर बताइए समीकरण 2 क्या है, R डैश बराबर रो इंटू 2L/A डैश। चलिए A डैश का मान रखिए, A डैश का मान रख देते हैं। A डैश का मान कितना निकला, A/2 रखिए, काट नहीं दीजिएगा क्योंकि सबसे नीचे वाला कहाँ जाएगा, ऊपर। तो क्या बचा, रो इंटू L/A, और 2 दूना कितना हो जाएगा भाई 4। तो इसको सजा के लिखिए, R डैश बराबर हो जाएगा 4 गुना रो इंटू L/A। आप समीकरण 1 को थोड़ा ध्यान से देखिए, क्या समीकरण 1 में रो इंटू L/A का मान कितना दिया हुआ, 16। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से देख सकते हैं कि रो इंटू L/A का मान दिया हुआ है 16। तो जहाँ पे रो इंटू L/A है, क्या वहाँ पे आप 16 बैठा सकते हैं। तो 4 गुना 16, तो बताइए R डैश का मान कितना आ गया, 16 चौका 64 ओम। ये आपका हुआ 2 नंबर में 2 नंबर कन्फर्म मिलेगा। लेकिन अगर MCQ आ गया, ऑब्जेक्टिव आ गया, तो इतना झमेला नहीं करना है। आपके सामने एक ट्रिक है कि न्यू तार का प्रतिरोध बराबर होगा N² इंटू R, अर्थात ओल्ड तार का प्रतिरोध के गुणनफल के बराबर। ये आपका ट्रिक है ऑब्जेक्टिव के लिए, लेकिन 2 नंबर के लिए आएगा तो आपको इस मेथड से बनाना है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन का आंसर बड़ा आसानी से आप समझ गए होंगे, देख लीजिए। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। जय हिंद, नमस्कार। जय हिंद, नमस्कार विद्यार्थी। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और ये बहुत ही आसान है। लॉजिक गेट से सवाल पूछा गया। अगर आप लॉजिक गेट का वीडियो देखना चाहते हैं तो हम लॉजिक गेट का एक स्पेशल वीडियो बनाए हैं, आप उसे नीचे में जाके देखें, वीडियो पहले से डाला हुआ है। यहाँ पे पूरा डिटेल में नहीं बताया जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ जो पूछा गया उसका आंसर सिर्फ देना है। सबसे पहला देखिए, पूछा गया कि नंड गेट का सत्यता सारणी और नॉर गेट का सत्यता सारणी। डिटेल में देखना चाहते हैं तो वीडियो बना के रखे हैं, उसको जाके देखें। सभी लोग बताइए, नंड गेट बना है किससे भाई, नॉट गेट प्लस एंड गेट से, कुछ नहीं है। और नॉर गेट बना किससे भाई, नॉट गेट प्लस और गेट से। चलिए अब इसका केवल और केवल ट्रूथ टेबल लिखना है। ट्रूथ टेबल अगर आपको याद नहीं है तो ये डायग्राम आप जरूर याद रखें। ट्रूथ टेबल कभी नहीं भूलेंगे, ये डायग्राम आप जरूर याद रखेंगे। ट्रूथ टेबल 100% सही होगा, गलत नहीं होगा। बल्ब जल रही है आपको बताए तो उसके लिए 1 का प्रयोग करना है। बल्ब नहीं जल रहा है उसके लिए क्या आप चीज़ का प्रयोग करना, 0 का। आइए ट्रूथ टेबल लिखते हैं। किसका ट्रूथ टेबल है, किसका भाई, नंड गेट का। तो सबसे पहले हम लोग एंड गेट का बनाते हैं। किसका बनाते हैं, एंड, और एंड में नॉट जोड़ देंगे, हो जाएगा नंड। तो याद रखें, इनपुट का संख्या कितना भाई, 2। इनपुट का संख्या 2 और आउटपुट का संख्या कितना भाई, 1 है। बड़ा आसान है। एक इनपुट को मान ले रहे हैं A और एक इनपुट को मान ले रहे हैं B और आउटपुट को क्या मान ले रहे हैं, C। चलिए बताइए, ऑफ बल्ब नहीं जलेगा, 0 0 0। एक को ऑन किए 1, ऑफ है 0, बल्ब कभी नहीं जलेगा। आगे बताइए, इस बार इसको ऑफ किए 0, इसको ऑन किए 1, बल्ब कभी नहीं जलेगा, 0। दोनों को ऑन किए तो 100% बल्ब जलेगा ही जलेगा। लेकिन ये एंड का है, आपको बनाना है किसका भाई, नॉट का।
तो हम नोट में बताए थे, अगर हाँ बोलेंगे तो आपको नहीं बोलना, नहीं बोलेंगे तो आपको हाँ बोलना, अर्थात 0 बोलेंगे तो आपको 1 बोलना, 1 बोलेंगे तो 0 बोलना। तो बताइए एंड में क्यों क्या बोल रहा है 0, तो इसका नोट क्या हो जाएगा 1, फिर 1, फिर 1 0। ये किसका सत्यता सारणी हुआ? नंड के। अब आइए हम लोग बनाते हैं नॉर का। तो नॉर गेट बना है और नॉट से। तो सबसे पहले आप और का ये डायग्राम आप याद रखें। डायग्राम अगर इस चीज़ को याद रख लिए तो कभी आप एग्ज़ाम में गलत नहीं करेंगे। केवल आपको डायग्राम थोड़ा सा दिमाग में रखना है, आपका एग्ज़ाम में कभी गलत हो ही नहीं सकता। ये और का है। अब और का ट्रुथ टेबल लिखते हैं और में नॉट बना देंगे तो हो जाएगा क्या चीज़ भाई? नॉर का। तो यहाँ नॉर ही लिख देते हैं। नॉर गेट का हम लोग ट्रुथ टेबल पढ़ रहे हैं, लेकिन हाँ पहले और का बना दें, तब उससे आपका क्या होगा? गलत होने का चांस रहेगा ही नहीं। इनपुट का संख्या कितना लेंगे भाई? 2 और आउटपुट का संख्या कितना लेंगे भाई? 1। चलिए A B C पहले और का बनाते हैं। 0 0 0 1 0 बल्ब जलेगा, 0 1 बल्ब जलेगा। दोनों ऑन कर दिए, बल्ब तो जलेगा ही, लेकिन इसका बनाना है नोट। तो नोट में कुछ नहीं है, जहाँ 0 है वहाँ 1 कर दो। 0 0 0 हो गया, कहानी खत्म। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। जय हिंद, नमस्कार। प्रश्न तो नहीं है, लेकिन इस वीडियो का ये अंतिम प्रश्न है। लेकिन हम आपसे वादा करते हैं कि अगर आप इस वीडियो पे 50 लाइक कमेंट कर दें तो जो नए नए विद्यार्थी हमसे जुड़ रहे हैं उनको 2 चैप्टर पढ़ने का मौका मिलेगा बस 30 तारीख के अंदर। और ये दोनों चैप्टर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला चैप्टर का नाम है प्रत्यावर्ती धारा। कौन सा धारा? प्रत्यावर्ती धारा। और दूसरा चैप्टर का नाम है चुंबकीय प्रेरण। ये चैप्टर बहुत जल्दी YouTube पे लेके आ रहे हैं। तो अगर इस चैप्टर को गहराई से पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो पे ज़्यादा लाइक नहीं, बस और मात्र 50 लाइक की हमें ज़रूरत है। हम आपको लेके आएंगे वीडियो। पहला AC, दूसरा प्रेरण, और साथ में 12 साल का ऑब्जेक्टिव भी करवाने वाले हैं। तो उम्मीद करते हैं आप मेरे बात से सहमत होंगे। अगर होंगे तो 50 लाइक दबा के ठोंकिए। देखिए लेंज का नियम बहुत ही आसान है, जो कि आप पढ़िएगा प्रेरण में, और वहाँ बड़ा डिटेल से पढ़ाएंगे। लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ नियम याद कर लेना है। अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप 50 लाइक जरूर करें। प्रेरण का वीडियो बनेगा, प्रत्यावर्ती धारा का वीडियो बनेगा, 12 साल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बनाएंगे। और याद रखें केमिस्ट्री में जो हेवर विधि द्वारा अमोनिया है, लोहा का निष्कर्षण है, कॉपर का निष्कर्षण है, ये सभी वीडियो भी बहुत जल्द लेके आ रहे हैं यूट्यूब पर, ताकि आपके आने वाले एग्जाम में किसी भी प्रकार से क्वेश्चन आ जाए, चाहे ऑब्जेक्टिव, चाहे 2 नंबर, चाहे सब्जेक्टिव, आप उस चीज को तोड़ के आएंगे। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे नहीं बनेगा। तो केवल और केवल आप इस वीडियो पे कमेंट करें क्या चाहिए और 50 लाइक जल्दी से जल्दी करिए। देखिए इस नियम को केवल पढ़ लें। लेंज का नियम क्या बोल रहा है? किसी परिपथ में प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार हो कि वह उस कारण का ही विरोध करती है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न होती है। जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न होती है। बड़ा नियम मज़ेदार है। अगर आप इस नियम को पढ़ना चाहते हैं तो आप जल्दी से जल्दी 50 लाइक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।